हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों को पता ही होगा, पिछले जो वीडियो हमने बनाए हैं फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित, उसमें हमने लगभग सभी वीडियो में 30 क्वेश्चन बताए थे और 5 या 6 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में भी हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आने की पूरी संभावना है। अगर 30 क्वेश्चन बताते हैं तो आपके 5 या 6 क्वेश्चन तो निश्चित ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जितने भी MCQ बताते हैं हम यहाँ पर आप उसको तैयार कर लीजिए। Philo Tutor app. It is India most convenient app for tutor. You can earn up to 20,000 per month spending only 4 hours per day and connects classes 8 to 12 every hour. One of the most unique feature of Philo, you can follow your own schedule, teach student has free from anywhere anytime. You can teach just topics you love. If you are a good at just 1 or 2 topics, you can join Philo and earn as much as you want. You want to help student with connect doubts, sometimes exam preparation or homework help. Best platform to get chance to meet and with student ban India. And you can simply register with mobile number and get OTP one verified with PAN upload and simply work with Philo. Pay out easily monthly payment and अल्टरनेटिव, जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। अर्न मोर, लर्न मोर एंड लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड नाउ। आप लोगों का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग। इसमें देखिए जो अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो पहला ही चैप्टर जो आपका है वो क्या है कि सिंबल से संबंधित है। तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन से संबंधित जितने भी सिंबल है आपके पहले चैप्टर में आप बुक खोल के देखेंगे तो बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं। तो आप लोग उनको तैयार कर लीजिए। उनसे हम कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बता सकते क्योंकि सिंबल कोई भी आ सकता है। ठीक है, ज़्यादातर आपको हम यही बताएंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उससे संबंधित जितने भी सिंबल हैं आप उसको तैयार कर लीजिए। हमारे भी एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से संबंधित MCQ आए थे। तो हम पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है कि सुरक्षात्मक कंडक्टर का रंग होता है। पहला ऑप्शन है ग्रीन येलो, दूसरा है ग्रीन रेड, तीसरा ग्रीन ब्लू और चौथा है ग्रीन ब्लैक। तो प्रोटेक्टिव कंडक्टर जो होता है उसका कलर कैसा होता है। इसमें देखिए आपका पहला वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर है ग्रीन येलो। ठीक है, जो प्रोटेक्टिव कंडक्टर होता है उसका कलर जो होता है ग्रीन येलो होता है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिंबल से संबंधित है। क्वेश्चन है कि कौन सा BIS प्रतीक बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड का रिप्रेजेंट करता है। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। इन ऑप्शंस में से कौन सा मतलब कि सिंबल है जो विदाउट स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है आपको बता दिए, पहला वाला ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। आप लोग बुक खोल के देख लीजिए, जो पहला ये सिंबल आपको दिख रहा है जो इस प्रकार का सिंबल है, यहाँ पर जो इस प्रकार का सिंबल है ऐसे ऐसे करके, ये क्या है बिना स्विच लाइटिंग सर्किट बोर्ड के मुख्य फ्यूज बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें से आपको करेक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल आपको दिखा देते हैं, आप लोग उसको ज़रूर तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा BIS सिंबल दिख रहा होगा और कौन सा इक्विपमेंट है वो भी दिख रहा होगा। देखिए जैसे पहले वाले बात करें तो इस प्रकार का जो सिंबल आपको दिख रहा है ये सिंबल किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज का है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड है, विदाउट स्विच का है। और दूसरा देखिए यहाँ पर इस प्रकार का अगर सिंबल दिखता है आपको एग्जाम में तो आप ये किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच है। ये विदाउट स्विच है, ये विथ स्विच है। और ये क्या है, ये मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच का सिंबल है। और ये देखिए यहाँ पर मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच का है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान में रख के जाइएगा। एग्जाम में अधिकतर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो संबंधित सिंबल है उसको पूछता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से आइसोलेटर के लिए विद्युत प्रतीक को पहचानें। तो पहला ऑप्शन है ये, दूसरा इस प्रकार का, तीसरा ये, चौथा ये।
तो इन आप 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आइसोलेटर का है, मतलब कौन सा सिंबल आइसोलेटर का है वही बताना है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा वाला ऑप्शन सही है, जो इस प्रकार का आपको फ्यूज़ दिख रहा है, एक ऐसे करके फिर ऐसे दिया है, फिर ये ऐसे। तो ये जो सिंबल है ये आइसोलेटर का सिंबल होता है। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें से ये करेक्ट है। अब जो नेक्स्ट आपको बताने वाले हम यहाँ पर आप कुछ देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइए। इससे भी सिंबल पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्य सिंबल को हमने ऐड किया है, तो आप लोग इसको तैयार करके जाइए। देखिए पहला सिंबल आप देख रहे होंगे यहाँ पे अर्थिंग। अर्थिंग का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। सर्किट ब्रेकर का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। करंट ट्रांसफार्मर हो गया, बस बार, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटिंग अरेस्टर, फ्यूज, ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर, टैंडेम आइसोलेटर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये इस प्रकार के कुछ सिंबल हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको तैयार करके भी एग्जाम में जाइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ELCB स्टैंड्स फॉर। जो ELCB होता है इसका क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिकल लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, या फिर इलेक्ट्रिकल लाइन सर्किट ब्रेकर। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता। देखिए इसमें 2 ऑप्शन ये गलत है। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो दिया है, इलेक्ट्रिकल ये गलत है। अब बताना आपको है कि ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है। अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो सी वाला ऑप्शन सही है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है ELCB का फुल फॉर्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है ट्रिपल पोल आयरन क्लाइड स्विच, और दूसरा है इंटरमीडिएट स्विच, तीसरा है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और चौथा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है, इसमें आपका राइट आंसर है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है उसका हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, कहने का मतलब ELCB का जो है ELCB जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन है ओवरलोड करंट पर, शॉर्ट सर्किट करंट पर, रेजिडुअल करंट पर, या फिर न्यूट्रल करंट पर। तो जो ELCB मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है वो आपका वो रेजिडुअल करंट के सिद्धांत पर काम करता है, ये आपको याद रखना है। और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए कुछ रिमेंबर एक्सपेंसर फॉर्म है, आपको उसको याद करके जाना है एग्जाम में। जैसे आपका इसमें एक चैप्टर होगा, दूसरा चैप्टर शायद है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या पैनल करके चैप्टर है, उसमें जो RCCB हो गया, MCB हो गया, इन सब का पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो इन सब का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्सपेंशन फॉर्म करके। देखिए जैसे RCCB होता है, RCCB का पूरा नाम होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। MCCB होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, और इसी प्रकार MCB का होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। इस प्रकार जितने भी एक्सपेंशन फॉर्म हैं आप लोग उसको तैयार करके जाइएगा, एक तो ज़रूर पूछेगा ही एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा वायरिंग मैकेनिकल और फायर से सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा वायरिंग मैकेनिकल और फायर से सुरक्षा प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है केसिंग केपिंग, बैटन वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, क्लीट वायरिंग। तो इसमें जो मैकेनिकल और फायर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि वायरिंग को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से सुरक्षा के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? वायरिंग को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से सुरक्षा के लिए हम किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो MCB होता है। MCB का प्रयोग किसी भी प्रकार की वायरिंग के लिए हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से सुरक्षा करने के लिए करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि टेम्प्रोरी इंस्टॉलेशन के लिए किस प्रकार की वायरिंग को रिकमेंड किया जाता है?
टेम्प्रोरी इंस्टॉलेशन के लिए किस प्रकार की वायरिंग को रिकमेंड किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है, क्लीट वायरिंग, सीटीएस, आरटीएस, मेटल, पीवीसी, कंड्यूट। आपको एक बात बता दें, सीटीएस और आरटीएस का आप लोग फुल फॉर्म भी याद करके जाइएगा। बाकी इसमें जो सही ऑप्शन है, क्लीट वायरिंग जो होता है वो टेम्प्रोरी इंस्टॉलेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि डोमेस्टिक वायरिंग के लिए कौन सा इंटरनल वायरिंग सबसे सस्ता होता है? तो इसमें जो आपको है क्लीट वायरिंग जो होता है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और ये सबसे सस्ता भी होता है। तो डोमेस्टिक वायरिंग के लिए इंटरनल वायरिंग सबसे चीपेस्ट वायरिंग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि सीटीएस वायरिंग सिस्टम में सीटीएस स्टैंड फॉर्म, सीटीएस का फुल फॉर्म बताइए। तो पहला ऑप्शन है केबल टाइप सीथेट, कोर टाइप सीथेट, केबल टायर सीथेट या कोर टाइप सीथेट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। सीटीएस का मतलब होता है केबल टायर सीथेट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कर रहा है कि फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है मोर देन 1, एक से ज़्यादा होता है, लेस देन 1, एक की अपेक्षा कम होता है, इन्फिनिटी होता है, फिर जीरो होता है। जो फ्यूज होता है, आपका फ्यूज का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। जो फ्यूज होता है इसका फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा मोर देन 1, एक से ज़्यादा होता है। तो पहला वाला आंसर जो है इसमें से वो करेक्ट है। अब आपके सामने एक प्रकार का और एक्सपेंशन फॉर्म होगा यहाँ पर, इसको आप याद कर लीजिए कि अगर एग्जाम में पूछता है MPCB स्टैंड्स फॉर, तो आपको बताना है MPCB मतलब होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को किस रूप में जाना जाता है? तो आपको हमने पहले बताया कि ELCB जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है वो रेजिडुअल जो करंट होता है उस पर सिद्धांत पर काम करता है। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को हम रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि टाइप ऑफ वायरिंग जो होता है किस पर निर्भर करता है? जैसे कि वायरिंग हो गया, वायरिंग के कितने टाइप्स होते हैं ये किस पर निर्भर करता है? तो लोकेशन एंड कंज्यूमर बजट पर, ड्यूरेबिलिटी एंड कास्ट पर, सेफ्टी एंड अपीयरेंस पर, या फिर इनमें से सभी। तो जो टाइप ऑफ वायरिंग मतलब वायरिंग के जो टाइप्स होते हैं वो लोकेशन पर भी डिपेंड करता है, किस प्रकार का लोकेशन है, कंज्यूमर का बजट किस प्रकार, क्योंकि कंज्यूमर का जैसे अगर कंज्यूमर कम दाम में चाहेगा तो वो क्लीट वायरिंग भी करा सकता है, केसिंग केपिंग भी करा सकता है। और ड्यूरेबिलिटी एंड कास्ट मतलब कि जो कंज्यूमर वायरिंग करवाता है वो उस पर भी ध्यान देता है। इसका ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना दिन चलेगा ये वायरिंग या फिर कितना कीमत है उसका। और सेफ्टी और सुरक्षा और अपीयरेंस मतलब कि कौन सा इक्विपमेंट उसमें इस वायरिंग में यूज करेंगे और उसकी सुरक्षा क्या होगी, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में किस प्रकार की इंटरनल वायरिंग की जाती है? तो पहला ऑप्शन है क्लीट वायरिंग, दूसरा है सीटीएस आरटीएस वायरिंग, मेटल पीवीसी, कंड्यूट वायरिंग, ऑल ऑफ एबव। तो जो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन होता है उसमें क्लीट वायरिंग तो प्रयोग की जाती है, सबसे सस्ता होता है। सीटीएस वायरिंग और मेटल कंड्यूट वायरिंग भी की जाती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका वो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि क्लीट वायरिंग जो क्लीट वायरिंग होता है उसका वो फ्लोर लेवल से हमेशा कितनी ऊंचाई पर होता है? जैसे मान लीजिए फ्लोर लेवल है और यहाँ पर क्लीट वायरिंग करना है तो कितनी ऊंचाई पर क्लीट वायरिंग करना चाहिए फ्लोर लेवल से? तो पहला ऑप्शन है 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 8 मीटर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है 3 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड इन, मतलब कि हाईली स्किल्ड लेबर किस में आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है TRS वायरिंग, दूसरा है केसिंग केपिंग वायरिंग, तीसरा है कंड्यूट वायरिंग और चौथा है बोथ कंड्यूट एंड केसिंग केपिंग वायरिंग। देखिए जो कंड्यूट वायरिंग होगा आप देखे होंगे जब घर वगैरह बनता है, जैसे मान लीजिए जब घर वगैरह बनता है तो वहाँ पर लेंटर पड़ने से पहले एक पाइप बिछाई जाती है, उसे बोलते हैं कंड्यूट वायरिंग। तो कंड्यूट वायरिंग में भी एक स्किल्ड लेबर मतलब कि जिसे अच्छे तरीके से आता हो तो स्किल लेवल की आवश्यकता होती है। और केसिंग केपिंग वायरिंग जो होता है देखिए यहाँ पर एक ऐसे रहता है ना कि ऐसे एक रहता है, इसमें केसिंग बोलते हैं उसको, इसके ऊपर से एक लगा देते हैं उसको केपिंग बोलते हैं। तो दोनों में ही हाई स्किल लेबर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि स्टेयर केस वायरिंग के लिए कितने टू वे स्विच की आवश्यकता होती है? जो स्टेयर केस वायरिंग होता है उसमें कितने टू वे स्विच की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है 2, 3, 4, 5।
तो आपको बता दें जो स्टेयर केस वायरिंग होता है उसमें दो टू वे स्विच की, मतलब कि कहने मतलब है ऐसे रहेगा, टू और टू वे स्विच, तो दो टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि एक लैंप को 3 स्थान से, मान लीजिए कि एक लैंप है उसको 3 स्थान से ऑन या ऑफ करना है, मतलब पूरी कंट्रोलिंग का कार्य 3 स्थान से करना है। तो उसके लिए हम किस प्रकार के स्विच का उपयोग करेंगे? तो पहला ऑप्शन है 3 वन वे स्विच का उपयोग करेंगे, दूसरा है कि 2 टू वे स्विच का प्रयोग करेंगे और 1 वन वे स्विच का प्रयोग करेंगे, या फिर 3 टू वे स्विच का प्रयोग करेंगे, या फिर 2 टू वे स्विच होगा, 1 इंटरमीडिएट स्विच होगा। तो आप लोगों ने अगर ड्राइंग अच्छे से पढ़ा होगा, 4th सेमेस्टर में ऑनलाइन क्लास आपकी चली होगी, तो आप लोगों को पता होगा अगर तीन स्थानों से एक लैब को नियंत्रित करना होता है तो उसमें 1 इंटरमीडिएट होता है, 2 टू वे स्विच होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि इनमें से कौन मैनुअल रूप से संचालित स्विच नहीं है? तो पहला ऑप्शन है थंब व्हील स्विच, रोटरी सिलेक्टर स्विच, तीसरा है क्रॉस बार स्विच, चौथा है टॉगल स्विच। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जो क्रॉस बार स्विच होता है वो मैनुअली, मतलब कि मैनुअली रूप से ऑपरेट नहीं होता है, इसको हैंड ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैनुअली से ऑपरेट स्विच नहीं है जो क्रॉस बार स्विच होता है, इसको आप याद रखिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अ फ्यूज इज नॉर्मली एक फ्यूज नॉर्मली क्या होता है? पावर लिमिटिंग डिवाइस होता है, गलत है बिल्कुल, पावर को लिमिट नहीं करता है। वोल्टेज लिमिटेड डिवाइस होता है, ये भी गलत है कि वोल्टेज को लिमिट नहीं करता है। पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस, ये भी गलत है। सही क्या है फिर? करंट लिमिटिंग डिवाइस। जो फ्यूज होता है वो करंट को लिमिट करता है। ठीक है, करंट लिमिटिंग डिवाइस इसे कहा जाता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि स्टैंडर्ड वायर गेज किस साइज को मापता है? स्टैंडर्ड वायर गेज किस साइज को मापता है? क्वेश्चन पहला ऑप्शन है 0 to 32, 0 to 34, 0 to 35, 0 to 36। तो स्टैंडर्ड जो वायर गेज होता है वो नापता है 0 to 36। अब स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है? ऐसे स्टैंडर्ड वायर गेज रहता है, यहाँ पर नंबरिंग रहती है 0 1 2 3 करके 36 तक रहता है, और उसमें किसी भी वायर को डालकर हम वायर की गेज माप सकते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 करा है कि द SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज नंबर 36, मतलब कहने का मतलब है स्टैंडर्ड ये वायर गेज हो गया। यहाँ पर लास्ट में ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 36 तक। तो 36 पर क्या नापता है ये? 0.0084 इंच और 0.21 mm डाया, और फिर 0.0092 इंच, या फिर 0.0100 इंच, या फिर 0.0076 इंच। तो इसमें जो आपका अगर आपने स्टैंडर्ड वायर गेज देखा है तो 36 नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा 0.0076। तो इसमें आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि IS कोड के अनुसार अर्थवायर का रंग होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को अर्थवायर का रंग पता ही होगा। अर्थवायर का रंग होता है ग्रीन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विद्युत नियम, कौन सा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है जो कंज्यूमर की इंस्टॉलेशन के आवधिक मतलब पीरियोडिकल और एंड परीक्षण टेस्टिंग के बारे में वर्णन करता है? मतलब उस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर का नाम बताइए, उस नंबर को बताइए आप लोग जो पीरियोडिकली और टेस्टिंग कंज्यूमर का जो इंस्टॉलेशन होता है उसके पीरियोडिक और इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो पहला ऑप्शन है रूल नंबर 56, रूल नंबर 46, रूल नंबर 54 और रूल नंबर 31। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो रूल नंबर 46 जो होता है वो किसी भी कंज्यूमर के इंस्टॉलेशन के आवधिक और परीक्षण के बारे में वर्णन करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है कि एक सेवा कनेक्शन वितरण प्रणाली से एक कनेक्शन है। पहला ऑप्शन है फैक्ट्री, दूसरा है स्कूल, तीसरा है इंडस्ट्री और चौथा है कंज्यूमर। तो एक सेवा कनेक्शन वितरण प्रणाली से कनेक्शन जो होता है वो कंज्यूमर को जाता है। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 66 kV तक के वोल्टेज के संचरण के लिए एक केबल में कितने कोर का उपयोग किया जाता है? 66 kV तक के वोल्टेज के संचरण के लिए एक केबल में कितने कोर का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सिंगल कोर, दूसरा है 2 कोर, तीसरा है 3 कोर, चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो अगर 66 kV तक के वोल्टेज का ट्रांसमिशन करना है तो एक केबल में 3 कोर का उपयोग किया जाता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अ फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, आइदर इन सीरीज में दोनों में हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने कभी वायरिंग वगैरह किया होगा तो फिर फ्यूज कर लगाया होगा किसी भी बोर्ड वगैरह में, तो आपको पता होगा जो फ्यूज होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सर्किट के साथ। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको पता होगा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक हम 3 सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता चुके हैं, और सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि कमेंट आता है तो कमेंट्स हमको पता चलता है कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। आप पिछले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं कमेंट में कि सभी वीडियो से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस बार भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया है, क्योंकि ये ड्राइंग का सब्जेक्ट है, थोड़ा कम उम्मीद है कि कम उम्मीद है कि क्वेश्चंस आएँ। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आप लोग अगर वायरिंग के जो सिंबल्स वगैरह हैं, कम से कम आप ये मान के चलिए 25 क्वेश्चन में से 5 या 7 क्वेश्चन होंगे जो आपके वायरिंग के सिंबल से ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे वीडियो से मिल सकते हैं, आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाइए, क्योंकि बाद में क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, केवल 28 क्वेश्चन आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो भी कोई एग्जाम होगा आपका, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे आपको।